सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2022 और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 जारी कर दिए। झूठी खबर फैलाने पर 5 साल की सजा होगी। मुर्तकिब शख्स को जमानत भी नहीं मिलेगी। अदालतें जाली खबर पर 6 माह में फैसला सुनाएंगी। मुकर्ररा वक्त में फैसला न होने की सूरत में मुतल्लिका जज हाई कोर्ट को जवाबदेह होंगे। हुकूमत का जाली खबरों और नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। फेक न्यूज़ देने वाले वो लोग हैं जिसका या तो कोई पर्सनल एजेंडा होता है या वो कोई डिसइंफो लैब टाइप जो बाहर से कोई इंडिया वगैरह से जो हमारे मुल्क दुश्मन है कि जी ऐसी कोई फेक न्यूज़ दे दी जाए ताकि एक हैजानी कैफियत आ जाए। झूठी खबर माशरे को नुकसान पहुंचाती है। बहुत सी आला शख्सियात के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इलेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस के तहत हर किसी को इंतखाबी मुहिम चलाने का हक हासिल होगा। कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी अमल दरामद करना। वजीर कानून फरूक नसीम। अगर लोग कोई जो है वो फेक न्यूज़ बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की जो है वो दिल आज़ारी होती है। फेक न्यूज़ के हवाले से जो भी कदम उठाया जाए उसकी रोकथाम के लिए वो बहुत ही अच्छी बात होगी। हमारी गवर्नमेंट ने आज बहुत ही अच्छा एक्ट पास किया जिसकी वजह से जितनी भी फेक न्यूज़ है सारी की सारी उसके अलावा लोग कंडेम करेंगे, यानी कि इसके आगे प्रमोट नहीं करेंगे। हाँ, जाहिर है, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं घर बैठे हम लोग। ऐसे फेक न्यूज़ नहीं होने चाहिए। इसकी वजह से ना जो जेन्युइन न्यूज़ है ना उसका लोगों का उस पर से इतबार उठ गया हुआ है। सहाफ़ी घर बैठे बगैर तहकीक के खबर जारी कर देते हैं। गलत खबरों पर सजाएं मिलने से फेक न्यूज़ की हौसला शिकनी होगी। अवाम का हुकूमती फैसले का खैर मकदम। दुनिया भर में आईटी के शोबे में महारत रखने वाले 8 करोड़ लोगों की जरूरत है। हुकूमत आईटी के शोबे को हर किस्म की मुआवनत फराहम कर रही है। बासलाहियत और बाहुनर नौजवानों के मार्केट में आने से न सिर्फ उनका मुस्तकबिल रोशन होगा बल्कि मुल्क भी तरक्की करेगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। माजी में हुक्मरानों ने आवाम को सुनहरे ख्वाब दिखाए। रोटी कपड़ा और मकान के नारे तो लगाए मगर अमली तौर पर इस ज़िम्न में कुछ नहीं किया गया। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत घरों की तामीर के लिए 130 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। 40 अरब रुपए जारी किए जा चुके। हेल्थ कार्ड का इजरा वज़ीर आज़म इमरान खान का शानदार कारनामा है। वज़ीर ममलकत इत्तलात फर्रुख हबीब। तहरीक इंसाफ ने 2 खानदानों की सियासत पर अजारादारी खत्म की। माजी की हुकूमत में महंगे तवानाई मुआहदों का खमियाजा भुगत रहे हैं। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए 28 साल सिपाही शब्बीर अहमद मादरे वतन पर कुर्बान। बहादुर जवानों की शहादतें हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR। निहत्ते कश्मीरियों पर खौफ के साए मजीद गहरे। भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA के छापों में तेजी। 28 बेगुनाह कश्मीरी गिरफ्तार। नजरबंद हुर्रियत चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट का अक़वाम मुत्तहिदा से मसला कश्मीर के फौरी हल का मुतालबा। भारत में बदतरीन फाशिज्म। मुसलमान, सिख, ईसाई, छोटी जात के हिंदू, औरतें और बच्चे कोई भी महफूज नहीं। मोदी अमन का झूठा प्रचार करने के लिए चंद अफगान हिंदुओं और सिखों को भारत ले आए। साबिक अफगान सदर हामिद करजई मोदी के तलवे चाटने पर आ गए। करजई दौर में कौंसलेट पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के अड्डे बने रहे। पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। भारत में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज दुनिया भर में फैलने लगा। तेहरान में तलबा का भारतीय सफारत खाने के सामने मुजाहरा। प्ले कार्ड्स और बैनर्स पर हिजाब पर पाबंदी और भारत मुखालिफ नारे दर्ज। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज। हिजाब न उतारने पर 58 तालिबात को कॉलेज से निकाल दिया गया। यूक्रेन पर हमले का खतरा अभी टला नहीं। अमेरिकी सदर जो बाइडन की यूक्रेन के हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। रूस 1945 के बाद यूरोप में सबसे बड़ी जंग की मंसूबाबंदी कर रहा है। जंगी मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हो चुका है।
برطانوی वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन। 2 दहाइयों बाद पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर पूरी कौम खुश। अगर किसी के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं तो वो हमारी चूचू का मुरब्बा ऑपोजिशन है। सियासी मुखालिफिन पहले टेस्ट मैच के वक्त रावलपिंडी में अपना शो करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। मुल्क में कोरोना वबा के फैलाव में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 3.2% हो गई। एक रोज में वबा से मजीद 33 अफराद जाँ बहक। 1644 नई केस रिपोर्ट। अमेरिका से फाइजर वैक्सीन की मजीद 47 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ गई। लुटेरे पुलिस के काबू से बाहर। जनवरी के महीने में कराची के हजारों शहरी लुट गए, मगर सिंध हुकूमत टस से मस न हुई। अमन और अमान के हवाले से नाकिस इक़दामात। गफलत के खिलाफ जमात इस्लामी के शहर के 50 मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ स्टूडियो से खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। मैं घरों में काम करती हूँ, फिर मुझे पता चला कि नाम लिखी रियासत प्रोग्राम वाले। मैं अपने बच्चों का लिखवाया नाम, बच्चों को स्कूल भी दाखिल किया। बच्चे मेरे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। हर चीज बहुत अच्छी सहूलत हो गई है इनकी बच्चों की मेरी। मुल्क भर में एहसास तालीमी वज़ाइफ में रजिस्टर्ड तुलबा और तालिबात के लिए 2 समाह एक साथ इजरा कर दिया गया है। वजीफे की रकम हासिल करने के लिए अहल खवातीन अपने कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ एहसास अदायगी मराकज या सूबा पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में हबीब बैंक, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बैंक अल-फलाह के बायोमेट्रिक ATM से रकम वसूल करें। एहसास तालीमी वज़ाइफ में इंदराज अब घर बैठे गूगल ऐप के जरिए भी किया जा सकता है। एहसास हुकूमत है पाकिस्तान। अब वर्ल्ड स्काउट डे का जज्बा प्लांट फॉर पाकिस्तान डे को सरसब्ज बनाएगा और 22 फरवरी को पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन का हर स्काउट मौसम बहार की शजरकारी मुहिम 2022 का हिस्सा बन जाएगा। अब हर स्काउट मुल्क भर में 54 करोड़ दरख्त लगाने का हदफ माह अप्रैल के इख्तिताम तक यकीनी बनाएगा, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान के 10 बिलियन ट्री सोनामी विजन से पाकिस्तान बन गया है दुनिया में जंगलात का चैंपियन। पाकिस्तान डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट्री चैंपियन बाय UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2022 और जंगलात के तहफ्फुज के लिए एशियाई ममालिक का रहनुमा। I'm a scout, I'm a green champion। वज़ारत माहौलियाती तब्दीली, हुकूमत पाकिस्तान। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। फेक न्यूज की रोकथाम के लिए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, जिसके तहत किसी भी फर्द के तशख्खुस के खिलाफ हमले की सूरत में कैद की सजा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। फेक न्यूज के खिलाफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। किसी भी फर्द के तशख्खुस के खिलाफ हमले पर कानून सख्ती से अमल दरामद करेगा। तरमीमी एक्ट में सजा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। ऑर्डिनेंस के तहत ट्रायल कोर्ट 6 माह के अंदर फैसला करेगी। सबसे अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। फेक न्यूज की रोकथाम के लिए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। इसके तहत किसी भी फर्द के तशख्खुस के खिलाफ हमले की सूरत में कैद की सजा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। फेक न्यूज के खिलाफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक किसी भी फर्द के तशख्खुस के खिलाफ हमले की सूरत में कैद की सजा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। सदर ममलकत ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 भी जारी कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे इकरामुल्लाह महसूद से।
صدر ڈاکٹر عارف علوی نے الیکشن ترمیمی ایکٹ 2022 اور پاکستان الیکٹرانک ایکٹ ترمیمی آرڈیننس 2022 جاری کر دیے۔ پاکستان الیکٹرانک ایکٹ ترمیمی آرڈیننس میں شخص کی تعریف شامل کر دی گئی ہے۔ آرڈیننس کے مطابق شخص میں کوئی بھی کمپنی، ایسوسی ایشن، ادارہ یا اتھارٹی شامل ہوگا۔ آرڈیننس کے جاری ہونے سے کسی بھی فرد کے تشخص پر حملے کی صورت میں 3 سال قید کی سزا بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ ترمیمی آرڈیننس کے تحت شکایات درج کرانے والا متاثرہ فریق اس کا نمائندہ یا گارڈین ہوگا، جبکہ جرم کو قابل دست اندازی قرار دیا گیا ہے اور یہ ناقابل ضمانت ہوگا۔ آرڈیننس کے تحت ٹرائل کورٹ 6 ماہ کے اندر فیصلہ کرے گی۔ عدالت کو اگر لگے کہ کیس جلد نمٹانے میں رکاوٹیں ہیں تو عدالت رکاوٹیں دور کرنے کا کہے گی اور وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور متعلقہ افسران کو درپیش رکاوٹیں دور کرنے کا کہا جائے گا۔ آرڈیننس کے تحت ہر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ایک جج اور افسران کو کیسز کے لیے نامزد کرے گا۔ الیکشن ترمیمی آرڈیننس 2022 کے مطابق حکومتی عہدیداران اور ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کو الیکشن مہم چلانے اور تقریر کرنے کی اجازت ہوگی۔ ایکٹ کے تحت تمام اسمبلیوں، سینٹ اور مقامی حکومتوں کے ارکان الیکشن مہم میں تقریر کر سکیں گے اور کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر اور منتخب نمائندے حلقے کا دورہ کر سکیں گے۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، اسی خبر کے حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے۔ ہمارے ساتھ لائن پر ہمارے نمائندے اکرام اللہ محسود موجود ہیں۔ اکرام محسود، ہمیں صدر مملکت کے اس اہم اقدام کے حوالے سے جس میں پیکا اور الیکشن ایکٹ کا آرڈیننس جاری کرنے کے حوالے سے اطلاعات ہیں، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جس طرح ابھی بتایا گیا، صدر ڈاکٹر عارف علوی نے الیکشن ترمیمی ایکٹ 2022 اور پاکستان الیکٹرانک ترمیمی آرڈیننس 2022 جاری کر دیے۔ پاکستان الیکٹرانک ترمیمی آرڈیننس میں شخص کی تعریف شامل کر دی گئی ہے۔ آرڈیننس کے مطابق شخص میں کوئی بھی کمپنی، ایسوسی ایشن، ادارہ یا اتھارٹی شامل ہوگا۔ آرڈیننس کے جاری ہونے سے کسی بھی فرد کے تشخص پر حملے کی صورت میں 3 سال قید کی سزا بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس لیے ہوا کہ اس سے پہلے بہت ساری بڑے بڑے چینلز پہ خبریں چلتی تھی اور مختلف ذرائع سے خبریں چلتی تھی، ان اتھینٹک خبریں تھی۔ تو اب اس نئے امینڈمنٹ سے یہ چیز واضح کر دی گئی ہے، اور جس میں جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں جو خبریں چلائیں گے، اس میں جرنلسٹ بھی، صحافی شعبہ بھی شامل ہیں۔ اس جرنلسٹ کو اس امینڈمنٹ کے تحت یہ رسپانسبل بنایا گیا ہے کہ وہ مصدقہ خبر چلائیں گے اور غیر مصدقہ خبر نہیں چلا سکیں گے اس کے بعد۔ اس کے علاوہ یہ جو ترمیم کی گئی ہے، اس کے تحت شکایات درج کرنے والا جو متاثرہ فریق ہے وہ کر سکے گا، یا اس کا نمائندہ ہوگا یا گارڈین ہوگا، جو اس حوالے سے جو بھی ہوگا کیس ہوگی وہ ناقابل ضمانت ہوگا۔ اس کے علاوہ جو الیکشن ترمیمی آرڈیننس ہے 2022، اس کے مطابق یہ کر دیا گیا ہے کہ حکومتی عہدیداران اور ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو الیکشن مہم چلانے اور تقریر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس الیکشن ترمیمی آرڈیننس کے تحت تمام اسمبلیوں، سینٹ اور مقامی حکومتوں کے ارکان الیکشن مہم میں تقاریر کر سکیں گے اور کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر اور منتخب نمائندے حلقے کا دورہ بھی کر سکیں گے۔ جی، منتخب نمائندے حلقے کا دورہ بھی کر سکیں گے۔ بہت شکریہ اکرام اللہ محسود، آپ نے آگاہ کیا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر قانون فروغ نسیم نے کہا ہے کہ جعلی خبر دینے پر 5 سال تک سزا دی جا سکے گی، جرم کے مرتکب شخص کی ضمانت نہیں ہوگی۔ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالت جعلی خبر پر 6 ماہ میں فیصلہ سنائے گی۔ ذیشان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر قانون فروغ نسیم نے کہا کہ جھوٹی خبر معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ پیکا اور الیکشن ایکٹ کا آرڈیننس آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کو تنقید کرنے کا مکمل حق ہے، مگر فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے، جبکہ فیک نیوز کو پھیلانے والے ملک کے ساتھ مخلص نہیں۔ یہ فیک نیوز کا قلقمہ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ تو ایک تو 3 سال کی جگہ 5 سال سزا ہوگی۔ یہ اب اوفینس جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا، وہ نان بیلیبل ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ اب یہ کوگنیزبل اوفینس ہوگا۔ اس کا جو کمپلیننٹ ہے وہ پبلک ایٹ لارج بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کوئی پبلک فگر ہے یا کوئی
होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस हैं, ये फेक न्यूज़ देने वाले वो लोग हैं जिसका या तो कोई पर्सनल एजेंडा होता है या वो कोई डिसइन्फो लैब टाइप जो बाहर से कोई इंडिया वगैरह से जो हमारे मुल्क दुश्मन है कि जी ऐसी कोई फेक न्यूज़ दे दी जाए ताकि एक हैजानी कैफियत आ जाए और पता नहीं क्या हो रहा है, पूरा वो फैलती इस तरह है, तो इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। फरोग नसीम ने कहा कि ऑर्डिनेंस लाना गैर कानूनी अमल नहीं और इसके खिलाफ अपोजिशन का वावेला बेजा है। एक सवाल के जवाब में फरोग नसीम ने कहा कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि कानून इलेक्शन कमीशन की मशावरत से बनाया जाए, जबकि कानून बनाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं। कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है और उनका काम है अमल दरामद करना। वजीर कानून ने कहा कि सिंध में अमन अमान को यकीनी बनाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, जबकि मकामी हुकूमतों का निज़ाम फाल न होने से जुराइम की शरह बढ़ती है और उसे काबू करना मुश्किल होता है। जब तक लोकल गवर्नमेंट फाइल नहीं होगी तब तक ये लॉ एंड ऑर्डर, देखिए जो स्ट्रीट क्राइम्स है ना, इसके अंदर भी लोकल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए और है। और ये जो 140A जब सही तरह ट्रांसलेट हो के आवाम तक आएगा तो उसमें जब तक ये लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा जो है ये भी आवाम के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा तो सही तदारुक नहीं होगा। वज़ीर कानून फरोग नसीम ने कहा कि अपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा कर लें मगर उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, जदीद दौर में मालूमात का सैलाब लाने वाले सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी से सारिफीन की बड़ी तादाद समाजी राब्तों के इस प्लेटफॉर्म से उकताहट का शिकार हो चुकी है। दुनिया भर में 84% अफराद ने सोशल मीडिया की मुखालफत शुरू कर दी है। देखते हैं आलमी सर्वे पर मबनी ये खुसूसी रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की से लोगों की जिंदगी में इनकलाब तो आ गया, मगर कुछ हलकों ने इस बेमिसाल सहूलत का मनफी इस्तेमाल भी शुरू कर दिया, जिससे हकीकी सारिफीन दिल बर्दाश्त हो गए। रिसर्च के आलमी इदारे के हालिया सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि बेलगाम सोशल मीडिया से 84% तक सारिफीन उकता गए हैं। सारिफीन समझते हैं कि समाजी राब्तों के इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा ताकत और इख्तियारात दे दिए गए हैं। लोगों की अक्सरियत जाती जिंदगी को नुकसान पहुंचने के खतरे से हर लम्हा खौफजदा रहती है। गुज़श्ता 3 वर्षों के दौरान सोशल मीडिया पर तेजी से बाज़ हलकों ने ऐसा तर्ज अमल इख्तियार किया कि सारिफीन खुद को गैर महफूज समझने लगे। सोशल मीडिया पर सियासत और मईशत तो दूर की बात, बहुत से लोग कौमी मफाद के साथ खेलने से भी दरेक नहीं करते। तीसरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका, बटानिया और इटली जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस नागवार सूरत हाल से दो चार हैं। ताहम पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क फेक न्यूज से उठने वाले तूफान का मुतहम्मिल नहीं, जहाँ आए रोज अफवाहों की जद में आकर मुख्तलिफ शोबों के माशी अशारिये गिरते रहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत मुल्क व कौम को इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए कोशां है। मुल्क के संजीदा हल्के हुकूमत से तवक्को कर रहे हैं कि वो झूठ और जालसाजी से नई नस्ल की ब्रेन वॉशिंग की कोशिशों को नाकाम बनाए और इन्हें एतमाद के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सम्राट समेटने का मौका फराहम करे। मुख्तलिफ शोबों की नुमाइंदा शख्सियात और वालिदैन ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो सोशल मीडिया पर मनफी सरगर्मियों में मसरूफ अनासिर को लगाम डालने के लिए उन्हें कानून के शिकंजे में लाए। सोशल मीडिया पर खबरों के बहाव में फेक न्यूज़ और अफवाहें भी जगह बना लेती हैं, जो मुल्क और कौम के लिए इंतहाई नुकसानदेह अमल है। अनीस अवान की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मज़मूम मकासद के लिए सोशल मीडिया पर झूठी खबरें देना बाज़ अनासिर ने वतीरा बना लिया है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की हकीकत खुलने तक झूठ आम लोगों के जहनों में जगह बना चुके होते हैं। कुछ अरसे से यूट्यूब चैनल्स और ट्विटर समेत सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में जाली खबरों में तेजी आ गई है। जाली तस्वीर शेयर करने से भी गुरेज नहीं किया जाता। ज़राए इब्लाग की तरक्की ने जहां मालूमात की रसाई आसान बनाई है, वहीं दुनिया को नए मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में हर तबका फिक्र फेक न्यूज़ के बढ़ते हुए रुझान से नाला है। खवातीन के हवाले से सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी खबरों पर बाज़ सहाफ़ी और ब्लॉगर्स गैर अखलाकी गुफ्तगू से भी दरेग नहीं करते। अगर आपको किसी बात का पता चलता है, उसकी तस्दीक जो है वो लाजमी की जाए। फेक न्यूज़ की वजह से जो सहाफ़त मुल्क का चौथा सतून है, उसका इमेज ख़राब हो रहा है और जो भी खबर आए उसे पहले तस्दीक करनी चाहिए। ये जो फेक न्यूज़ का ऑर्डिनेंस है, इससे अच्छा है कि जाली खबरें या ऐसी बातें जिससे नुकसान पहुँचता हो, मुल्क को नुकसान पहुँचता हो, किसी अदारे को, किसी पार्टी को नुकसान पहुँचता हो, वो कमी हो जाएगी। इससे मीडिया को भी चाहिए कि सही खबर शाया करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और लोग उस सही खबर को समझ सके। इस तरह सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हवाले से भी प्रोपेगेंडा किया गया कि FATF ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, जिसमें कोई हकीकत नहीं थी।
ऐसी मनगढ़ंत खबरों से न सिर्फ मुल्क की साख मुतासर हुई बल्कि मुल्क की मईशत पर भी असरात पड़े। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से मुताल्लिक भी सोशल मीडिया पर मनफी ट्रेंड और गलत खबरें फैलाई गईं। कई नाम नहाद सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स ने इस हवाले से तबसरों और तज्जियों में साबिक चीफ जस्टिस पर इल्जामात लगाए। फेक न्यूज़ है, उसकी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी कॉज करता है। हर टाइम आप बैड न्यूज़ दे रहे हो, हर टाइम आप नेगेटिव न्यूज़ दे रहे हो, और जिसके पीछे मेरे ख्याल से राइट जर्नलिज्म भी नहीं होता। हर इंसान को ये देखना चाहिए कि जो भी चीज़ उसके पास आ रही है, वो किसी भी किस्म की कोई न्यूज़ है, वो किसी भी किस्म की कोई ख़बर है या वो अफवाह है, इसकी तस्दीक अपनी ज़ाती तौर पे उसको कर लेनी चाहिए। बिना तस्दीक के उसको फैला देता है तो वो फिर मेरा ख्याल है कि ज़ाती, इनफरादी और इज्तिमाई अबतरी का बायस बनती है, माशरती बिगाड़ का बायस बनती है। सोशल मीडिया के सारिफीन को इन नुकसानात की संगीनी का एहसास दिलाना है जो फेक न्यूज़ की सूरत में किसी फर्द या इदारे को हो सकते हैं। गैर जिम्मेदाराना सहावत और मनफी प्रोपेगेंडे का सैलाब रोकने के लिए कानून को हरकत में लाने के हुकूमती इक़दामात की तारीफ की जा रही है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जाली और झूठी खबरों से आवाम भी तंग आ चुके हैं। पैका एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस से माशरे में न सिर्फ फेक न्यूज़ की हौसला शिकनी होगी बल्कि सच्चाई का बोल भी बाला होगा। इस तरह की हमें आगे शेयर नहीं करना चाहिए, पहले उसकी आइडेंटिटी करनी चाहिए कि वो सही है या नहीं है। फेक खबरों से इंतशार फैलता है, अनारकी फैलती है। फेक जितनी भी चीज़ें हैं हमारे इस्लाम में वैसे भी सच को जो है ना, सच की तलकीन की गई है। जो हमारा गवर्नमेंट चैनल है इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास खबर दुरुस्त पहुंचती है। सहाफ़ी जो है वो अमली जर्नलिज्म, जो प्रैक्टिकली जाके ख़बर को तलाश करना, ख़बर के हक़ाइक़ की जांच पड़ताल करना, उनको परखना, वो ख़त्म हो गया है। सोशल मीडिया से ही मोस्टली न्यूज़ आउट होती है जो फेक होती है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि ये उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया है। इस पे एक्सपेरिमेंटल जो है ना, इस चीज़ पे अमल दरामद होना चाहिए। फेक न्यूज़ फैला के बहुत से चैनल जो है अपनी रेटिंग बढ़ा लेते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो नहीं होता, नुकसान ही होता है उल्टा। ये हुकूमत का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उसने ये कानून पास किया है। इन चीज़ों पे सख्त कानून होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम तरक्की की ज़ामिन। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तलबा को IT की तालीम पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत करते हुए कहा है कि वो दुनिया भर में इस शोबे में हज़ारों मौक़े से फ़ायदा उठाएं। वो सदारती इक़दाम से मुतालिक मसनूई ज़हानत और कंप्यूटिंग के लिए एंट्री टेस्ट के मौके पर खिताब कर रहे थे। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे अली असगर अरबाब। प्रेसिडेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत एंट्री टेस्ट देने वाले नौजवानों से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि ये बदलता हुआ पाकिस्तान है जहां नौजवान इल्म के हसूल के लिए कोशां हैं। हमारे नौजवान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT के शोबे में तरबियत के बायस दुनिया की मैशत का हिस्सा बन रहे हैं। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मेरे पाकिस्तानी बच्चे पाकिस्तान की ताकत को मजबूत करें, और ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ताकत है, ये ब्रिक एंड मॉर्टर, ये हवाई जहाज़ बनाना, ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना, ये ड्रोन बनाना, उससे कहीं ज़्यादा की ताकत है। जो रास्ता इन प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी खुलेगा, सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के अंदर 2030 तक दुनिया को 8 करोड़ नौजवान चाहिए। लिहाजा आपके लिए तो रोज़ी तैयार है, ये जो प्रोग्राम है इसको मुकम्मल कर लो। सदर मुमलिकत ने कहा कि ये खुशी की बात है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में पोलियो का कोई केस रौनमा नहीं हुआ। बिल गेट्स साहब यहाँ पर आए थे, IT इंडस्ट्री के बहुत बड़े जायंट हैं। हम उनके मशकूर रहे हैं कि उन्होंने पोलियो के अंदर पाकिस्तान की भी मदद की। पिछले साल पाकिस्तान में एक भी पोलियो का केस नहीं मिला। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत इस साल 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके तहत नौजवानों को बिलासूद कर्जे दिए जा रहे हैं। तकरीब से सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह मौलाना बशीर फारूकी और ज़िया अहमद ने खिताब किया और प्रोग्राम के मकासद और कामयाबी पर रोशनी डाली। बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ना, वो लोग सेलेक्ट किए जाएंगे और उनको लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, मिसाल के तौर पे क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तालीम दी जाएगी। एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, इसके अलावा 2 इंटरनेशनल कंपनीज में जॉब भी कर रही हूँ, रिमोट वर्क। मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स है और मैं उनके लिए काम करता हूँ और मंथली अराउंड $10,000 या $15,000 मुझे उन प्रोजेक्ट से आते हैं। जिस दिन मैंने अनाउंस किया कि मैंने कोर्स कर लिया है, मुझे US से जॉब ऑफर हुई और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना टीम का सेटअप है। इस मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इम्तिहानी मरकज का दौरा किया और नौजवानों के जज्बे को सराहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT के शोबे में नौजवानों को तरबियत की फराहमी से इनके लिए रोज़गार के वसी मौके पैदा हो जाएंगे।
اور یہ نوجوان ملک کی معیشت میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، نیشنل اسٹیڈیم، کراچی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو اقتدار کی ہوس نہیں، عوام اپوزیشن کی کال پر سڑکوں پر نہیں نکلیں گے۔ ملتان میں مختلف تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے ہر شعبے میں اصلاحات نافذ کی ہیں، ایسے نظام کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں جس میں کرپشن نہیں بلکہ انصاف کا بول بالا ہو۔ انہوں نے کہا کورونا وبا کے دوران حکومتی پالیسیوں کی بدولت ملکی معیشت کا پہیہ رواں رکھنے کے لیے لوگوں کا روزگار بھی جاری رہا۔ وزیر اعظم عمران خان کی سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے ناقص خارجہ پالیسی سے ملک کو تنہا کر دیا تھا، تحریک انصاف نے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار دوبارہ بحال کیا۔ لاہور میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ تحریک انصاف دو خاندانوں کی سیاست پر اجارہ داری ختم کرنے والی جماعت ہے۔ ہم ایک ایسے پاکستان کے خواہاں ہیں جہاں امیر اور غریب کو تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی سہولتوں کے یکساں مواقع میسر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں کارکردگی کی بنیاد پر بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ ماضی میں صرف دعوے کیے گئے جبکہ موجودہ حکومت صحت کارڈ اور احساس پروگرام سمیت متعدد منصوبوں کے ساتھ عوام کی خدمت کا عملی فریضہ انجام دے رہی ہے۔ وہ جھنگ پریس کلب اور جھنگ یونین آف جرنلسٹ کے نومنتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ سید عدنان نون کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ ماضی میں روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے تو لگتے رہے لیکن عوام کو ان بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے عام آدمی کو اپنی چھت کی فراہمی کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، باصلاحیت نوجوانوں کو اپنے کاروبار کے لیے کامیاب جوان پروگرام اور ہنر سب کے لیے سمیت دیگر انقلابی اقدامات کا آغاز کیا۔ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ممکن بنایا کہ 130 ارب روپے کے نہ صرف لوگوں کے گھروں کے لیے قرضے منظور ہو چکے ہیں، اس میں سے 40 ارب روپیہ گھر بنانے کے لیے لوگوں کو تقسیم بھی کیا جا چکا ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ پنجاب کے ہر علاقے میں یکساں ترقی کے لیے صوبائی حکومت نے 740 ارب روپے کا ریکارڈ ترقیاتی بجٹ دیا اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے انہی اقدامات کو آئندہ انتخابات میں عوام کے سامنے رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ قومی صحت کارڈ کے ذریعے اب تک 20 لاکھ افراد علاج کروا چکے ہیں اور ریسکیو 11-22 کی طرح کوئی بھی حکومت قومی صحت کارڈ جیسے فلاحی منصوبے کو ختم نہیں کر سکے گی۔ ہماری حکومت نے جو جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز پروٹیکشن بل جو ہے اس کو قانون کا جو ہے وہ حصہ بنایا، اس کو باقاعدہ قانون بنایا جس کے تحت صحافیوں کو ایک آزاد کمیشن ملنے جا رہا ہے جس سے وہ پوری آزادی کے ساتھ بلا خوف و خطر جو ہے وہ اپنا کام مکمل کر سکیں گے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے جھنگ پریس کلب اور جھنگ یونین آف جرنلسٹ کے نومنتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ سید عدنان نور، پی ٹی وی نیوز، جھنگ۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ خیبر پختونخوا میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ سوابی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوابی میں سکلز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے رہائش گاہ کی تعمیر پر بھی کام جاری ہے۔ اس سے پہلے اسپیکر اسد کیسر نے پاک فضائیہ کے بہادر سپوت ایم عالم سے منسوب عالم آباد ویلفیئر سٹی کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ عالم آباد میں ایک جدید شہر آباد ہوگا جہاں تعلیم کے ساتھ صحت اور کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ بلوچستان عوامی پارٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا جس میں طے پایا کہ مرکز میں بی اے پی کو پاکستان تحریک انصاف کی اہم اتحادی جماعت کی حیثیت حاصل ہے۔ اجلاس میں چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجانی، وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس پزنجر سمیت پارٹی کی مرکزی قیادت اور سینیٹرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ بلوچستان عوامی پارٹی ملکی مفادات کے مطابق قومی سیاست میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ اجلاس میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال سمیت صوبائی معاملات اور ترقیاتی امور پر بات چیت کی گئی۔ پارٹی اراکین نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی قیادت میں حکومتی پالیسیوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرنے کا عزم،
सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें हबीब नवाज उर्फ शकील, वहीदुल्लाह, अब्दुर्रहमान और मोहम्मदुल्लाह शामिल हैं। मारे जाने वाले 5वें दहशतगर्द की शनाख्त का अमल जारी है। ऑपरेशन में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए कोयटा के रहायशी 28 साला सिपाही शब्बीर अहमद ने जामे शहादत नोश किया। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की शहादतें हमारे इस आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू व कश्मीर की, जहां कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद चेयरमैन मुसर्रत आलम बट ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुतालबा किया है कि वो मसला कश्मीर के फौरी हल के लिए मुदाखलत करें। केएमएस के मुताबिक समाजी इंसाफ के आलमी दिन के मौके पर मुसर्रत आलम बट ने आज भारत की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से इरसाल की गई एक याददाश्त में एंटोनियो गुतेरेस पर जोर दिया कि वो जम्मू व कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज की तरफ से जारी नस्लकुशी रोकने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। भारत के बदनाम ज़मानत तहकीकाती इदारे NIA ने वादी कश्मीर में मुतादिद मकामात पर छापों के दौरान 28 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारियां राजवरी, सोपुर, कुपवाड़ा, शुपैया, बडगाम और गांधरबल के इलाकों में की गई। भारत की बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल में इंतकाल करने वाले 18 साला मुसलमान नौजवान ज़ीशान मलिक के अहल खाना का कहना है कि ज़ीशान के जिस्म पर जख्मों के बहुत से निशानात थे, जिससे साबित होता है कि उसे जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नई दिल्ली की इस जेल में नजरबंद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों के लवाहिकी की परेशानी बढ़ गई है। आलमी यौम समाजी इंसाफ के मौके पर कश्मीरी अवाम अक़वाम आलम के सामने सरापा एहतजाज हैं और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं। भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू व कश्मीर में समाजी इंसाफ की फराहमी के बरक्स मजालिम का सिलसिला जारी है। तफसील राना इफ्तिखार अहमद से उनकी इस रिपोर्ट में जानिए। इस्लामाबाद में होने वाले मुजाहरे में मुकर्रीन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम, समाजी इंसाफ की अदम फराहमी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। अगर हम मकबूजा कश्मीर को देखेंगे, जितने भी वहाँ पे आर्टिकल्स है इंसानियत को बचाने के लिए हुकूक के हवाले से, वो वायलेट हो रहा है मकबूजा कश्मीर में। कश्मीरियों को उनका जो हक है खुद इरादत, जिसका ज़ामन भी अक़वाम मुत्तहिदा, वो दिलाने में वो अपना किरदार अदा करे ताकि इस रीजन में देर पा अमन कायम हो। आज के दिन हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के वो एग्रीमेंट, जवाहरलाल नेहरू के कश्मीरियों के साथ जो किए गए वादे, उस पे अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा। आलमी बरादरी से ये अपील करते हैं, मुतालबा करते हैं कि वो इंसानी हकूक की जो पामाली भारत कर रहा है उसे रोका जाए। मुकर्रीन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर और भारत की तमाम रियासतों में अकलीतों, खास तौर पर मुसलमानों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है और वहाँ समाजी इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। सोशल जस्टिस तो दूर की बात है, बुनियादी जीने का हक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम से छीना जा रहा है, बल्कि हिंदुस्तान के अक़लियतों को वो दीवार के साथ लगाकर हथियार उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर आलमी दुनिया में बाकी अक़वाम समाजी इंसाफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो कश्मीरियों को भी बतौर इंसान ये हक है कि उनको भी समाजी इंसाफ फराहम किया जाए। मकबूजा कश्मीर में है जस्टिस का नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है अक़वाम मुत्तहिदा अपना रोल अदा करे और मकबूजा कश्मीर के अवाम को अपना हक दे दे। नाम नहाद जमहूरियत का दावेदार भारत अक़लीतों बिलखसूस मकबूजा कश्मीर में किसी भी जमहूरी रवैये पर अमल नहीं कर रहा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, भारत की रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के बायस मुसलमान तालिबात को सख्त मुश्किलात का सामना है। उनके लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में जाना मुश्किल हो गया है, यहाँ तक कि उन्हें हिजाब के साथ इम्तहानात में भी बैठने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अंग्रेज़ी अदब की तालिबा अमीना ने बताया कि हमें अपनी तालीम जारी रखनी है और मार्च में हमारे इम्तहान होंगे। वो हिजाब में खुद को महफूज महसूस करती हैं। तालिबा का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हर तबके की यकसां तरक्की की बात में अब सिर्फ तबाही नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि मोदी भारत में लड़कियों की तालीम की बात करते हैं तो क्या हम भारतीय शहरी नहीं हैं? नाज़रीन, भारत के ज़ालिमाना इक़दामात के खिलाफ आलमी सतह पर एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दारुल हुकूमत तेहरान में हज़ारों तलबा ने भारतीय सफारतखाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हिजाब पर पाबंदी और भारत मुखालिफ नारे दर्ज थे।
مظاہرین نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ حجاب پر پابندی عائد کرنے پر بی جے پی حکومت کے خلاف اقدامات کریں۔ طلبہ نے حجاب پر پابندیوں کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک قرار دیا۔ جماعت اسلامی کراچی نے شہر میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کے خلاف احتجاجی مہم چلانے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں حسن ناصر صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ سال 2022 کے آغاز سے شہر قائد میں اسٹریٹ کرائمز کی بڑھتی ہوئی شرح اور سندھ حکومت کے امن و امان کے حوالے سے ناقص اقدامات اور غفلت کے خلاف جماعت اسلامی کراچی نے آج شہر کے 50 مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے۔ آج کلفٹن میں مرکزی مظاہرہ ہوا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور اسٹریٹ کرائمز کے خلاف احتجاج کیا، جس میں مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر سندھ حکومت کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ اسٹریٹ کرائمز کی براہ راست ذمہ داری سندھ حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ یہ شہر کراچی کے لوگ احتجاج بھی کریں گے۔ میں اطہر متین اس کی مظلومانہ شہادت پر یہ ہم احتجاج کرتے ہیں کہ اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ مراد علی شاہ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ مہنگائی ہے، مہنگائی ضرور ایک فیکٹر ہے، اس پر بھی کون ذمہ دار ہے؟ جو 14 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں، یہ اسٹریٹ کرمنلز کو پروان چڑھا رہے ہیں، یہ مافیاز کی سرپرستی کر رہے ہیں، یہ ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت شہر کا امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سندھ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ میں ناکام رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ خود وزیر داخلہ بھی ہیں، یعنی داخلہ کا شعبہ ان کے پاس، وہ براہ راست اس کے ذمہ دار ہیں۔ شہر کے اندر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، بد امنی ہو رہی ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، ریزنی ہو رہی ہے، بچے بوڑھے عورتیں جوان کوئی محفوظ نہیں ہے۔ حکومت سندھ کو سنجیدہ اقدام اٹھانا چاہیے۔ شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ کراچی ملک کے ریونیو کا بڑا حصہ فراہم کرتا ہے، جبکہ عوام کو تعلیم، صحت، بجلی اور پانی سمیت بنیادی اشیاء کی فراہمی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ معاشرتی خوشحالی کے لیے سماجی انصاف کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس آفاقی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں سماجی انصاف کا دن منایا گیا۔ تفصیل شاہد وفا سے۔ معاشرے میں بسنے والے تمام افراد کو یکساں حقوق کی فراہمی سماجی انصاف کہلاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے دنیا بھر میں انہی روایات کو مستحکم بنانے کے لیے 13 سال پہلے 2009 میں پہلی مرتبہ یہ دن منانے کا آغاز کیا۔ سماجی انصاف کے حوالے سے ہمیں اس تصور کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک اچھے معاشرے کی کیا خوبیاں ہیں۔ غریب آدمی کو صرف معاشی انصاف نہیں چاہیے، سماجی انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو رتبہ ہے وہ بھی بلند ہو۔ اقوام متحدہ نے رواں سال باقاعدہ ملازمتوں کی فراہمی کے ذریعے سماجی انصاف کے حصول کو اس دن کا موضوع بنایا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ترقی پذیر ممالک ملازمتوں کے نئے مواقع اور ملازمین کے حقوق کو باقاعدہ تحفظ دے کر سماجی عدم استحکام میں کمی اور غربت کے خاتمے کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ سوشل جسٹس ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے ایک سوشل کانٹریکٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ وہ سوشل کانٹریکٹ کانسٹیٹیوشن 73 کو موجود ہے۔ اگر اس کانسٹیٹیوشن کی تمام شقوں پر ہی عمل کر لیا جائے، ہم ایک یہاں پہ اپنے ملک میں ایک سوشل جسٹس بیسڈ سوسائٹی جو ہے وہ کریٹ کر سکیں گے۔ ملک کی موجودہ قیادت معاشرے سے معاشی تفریق کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پسماندہ اور دور دراز علاقوں کو بھی ترقی کے یکساں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، جبکہ سماجی انصاف کے فروغ کے لیے صحت کی سہولیات کے ساتھ ساتھ گزشتہ 3 برسوں کے دوران نئی ملازمتوں کی تخلیق اور ہر شعبے میں میرٹ کی بالادستی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ شاہد وفا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ وہ راولپنڈی میں ترکی کے وزیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر علی ارباز کی قیادت میں وفد کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل چودھری مظہر سے جانیے۔ ترکی کے وفد کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی نور الحق قادری نے کہا کہ دنیا میں ترکی اور پاکستان کو ایک مضبوط دوست کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ترکی اور پاکستان عالم اسلام میں اہم مقام اور حیثیت رکھتے ہیں۔ طیب اردوغان کا اور عمران خان کا جو تعلق ہے، ایک فکر، ایک نظر، ایک سوچ، ایک سیاست، کشمیر ہو، فلسطین ہو، سب چیزوں پر ایک پالیسی
یہ تعلق تاریخی ہے، تہذیبی ہے، ثقافتی ہے، دینی ہے اور روحانی ہے۔ ہمارے ہاں یہ سکھایا اور بتایا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ہمارے موقف کا، ہماری سٹینڈز کا، ہماری پالیسی کا حمایت دنیا میں نہیں کرے گا تو ترکی ضرور اس کی حمایت کرے گا۔ ترکی کے وزیر مذہبی امور ڈاکٹر علی ارباز نے کہا کہ ترک حکومت کا پاکستان کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے۔ بھرپور مہمان نوازی پر حکومت پاکستان علماء کرام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے سجادہ نشین عیدگاہ شریف صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان نے وفد کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے درمیان محبت رسول کا رشتہ ہے جو ہمارے دلوں کو ہمیشہ جوڑے رکھے گا۔ چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی سے ترکی کے وزیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر علی ارباز کی سربراہی میں وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کہا کہ اقوام عالم میں اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں ملکوں کی قیادت نے عالمی فورمز پر اسلاموفوبیا کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی۔ ترکی کے وزیر نے کہا کہ شرپسندی، دہشت گردی اور دیگر مسائل کے حل کے لیے لاہ عمل ضروری ہے۔ اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی اسلاموفوبیا کو روکا جا سکتا ہے۔ ترکی کے وفد نے اسلام آباد میں وزارت مذہبی امور کا بھی دورہ کیا۔ وفاقی وزیر پیر نور الحق قادری نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات کو دنیا میں متعارف کروانا اصل چیلنج ہے۔ ترک وزیر نے کہا کہ دینی معلومات کی ترویج پر مل کر کام کرنے سے دنیا کو مثبت پیغام ملے گا۔ اور ناظرین، غریب افراد اور مزدوروں کو 2 وقت کا مفت کھانا فراہم کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا کراچی میں بھی آغاز ہو گیا ہے۔ فلاحی منصوبے کے بارے میں نورین آصف کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے تحت دہاڑی دار طبقے سمیت مستحق افراد کو 2 وقت کا کھانا فراہم کرنے کے لیے پاکستان بیت المال کی جانب سے سندھ میں 7 کچن ٹرکس دیے گئے ہیں، جن میں سے 3 کچن ٹرکس کراچی کے لیے ہیں۔ یہ گاڑیاں 1400 افراد کو کراچی کے مختلف مقامات پر کھانا پہنچا رہی ہیں۔ کھانا نجی فلاحی تنظیموں کی جانب سے پیک کر کے ان کچن ٹرکس میں رکھا جاتا ہے اور بیت المال کی جانب سے ان ٹرکس کو مقررہ مقامات پر کھانا تقسیم کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کراچی میں جو احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام ہے، اس کے حوالے سے بہت ہی اچھے خوبصورت طریقے سے اچھی پیکنگ کے ساتھ اس پروگرام کے لیے کھانا فراہم کرے گا۔ دہاڑی دار اور محنت کش بڑی تعداد میں احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں، جنہیں 2 وقت کے لیے معیاری کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایک ٹائم کے پیسے بچیں گے تو وہ چلو اور کام آئے اور کسی کام آ جائیں گے۔ 500-600 دن میں کماتے ہیں تو گھر کا پورا نہیں ہوتا، 100-150-200 روپے بچ جائیں گے۔ پروگرام ہونا چاہیے ساری جگہ پر، ہر غریب آدمی کو روٹی ملنی چاہیے۔ جو تنخواہ ہماری ہے بچ رہی ہے، وزیر اعظم نے اچھا کام کیا ہے۔ یہ خوشی ہے کہ عمران خان کے طرف سے یہ جو غریبوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، جو یتیم ہے، جو معذور ہیں، ان کے لیے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے۔ پناہ گاہ اور لنگر خانے کے بعد احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام ملک کو فلاحی ریاست بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ آپ کو کورونا صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ ملک میں کورونا وبا کے پھیلاؤ میں مسلسل کمی آنے لگی ہے اور مثبت کیسز کی شرح 3.2% ہو گئی ہے۔ ایک روز میں وبا سے مزید 33 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملکہ برطانیہ کورونا کا شکار ہو گئی ہیں۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے رانا شہزاد السلام۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے 49,866 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,644 کیس رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 3.29% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز کورونا سے مزید 33 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد ملک میں اموات کی تعداد 29,009 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کورونا ویکسین لگانے کا عمل بھی بھرپور انداز میں جاری ہے۔ اس وقت ملک بھر میں کورونا کے 1,386 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ مجموعی طور پر 20 کروڑ 74 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 11 افراد جاں بحق اور 402 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ صوبے بھر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.0
0% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में 4.3, रावलपिंडी में 3.8, फैसलाबाद में 2.2, मुल्तान में 1.7 और गुजरावाला में 2.1% रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के 19 नए मरीजों की तशखीस हुई है, जिसके बाद सूबे में एक्टिव केसेस की तादाद 302 हो गई है। सूबाई एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में वबा फैलने की यौमिया शरह 5.63% रिकॉर्ड की गई है। म्यूनिख में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए WHO के सरबराह ने कहा कि किसी नई वबा का सामना करने के लिए आलमी बरादरी की जानिब से सरमायाकारी तवक्को से बहुत कम है। उन्होंने कहा कि कुछ मुल्कों में वैक्सीनेशन की शरह बुलंद हुई है, ये तासुर खतरनाक है कि वबा खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका में 83% आबादी को अभी तक वैक्सीन की पहली खुराक भी नहीं मिली। 95 साला मलका बरतानिया एलिजाबेथ कोरोना का शिकार हो गई हैं। बकिंगम पैलेस के जारी करदा एलामिया में मलका बरतानिया को वायरस लगने की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि मलका को बीमारी की मामूली इलामात हैं। मलका बरतानिया ने 6 फरवरी को अपनी ताजपोशी की 70वीं सालगिरह मनाई थी। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस रूस में 1,79,147 सामने आए हैं। जर्मनी में 1,37,000, ब्राजील में 1,03,000, तुर्की में 80,000 और फ्रांस में 76,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। कनाडा के शहर ऑटवा में पुलिस ने हड़ताली ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। ट्रक ड्राइवरों ने लाजमी वैक्सीन लगवाने के खिलाफ 3 हफ्तों से हड़ताल कर रखी थी। राना शहजादुस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्तान से खबर शामिल करेंगे, जहां ज़रई माहिरीन ने गुलाबी सुंडी के तदारुक के लिए पिंक बोल वॉर्म नामी मशीन ईजाद की है। इस मशीन पर तकरीबन 10 लाख रुपए लागत आई है। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे ख्वाजा मोहम्मद कलीम। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट वफाकी हुकूमत का वो इदारा है जो मुल्क में कपास की पैदावार और मेयार में इजाफे के लिए मुसलसल तहकीक में मसरूफ रहता है। इदारा कपास की मुख्तलिफ बीमारियों और कीड़ों के तदारुक के लिए भी तहकीक जारी रखे हुए है। गुलाबी सुंडी कपास की पैदावार और मेयार को बुरी तरह मुतासिर करती है। गुलाबी सुंडी के तदारुक के लिए रिवायती तरीक़ाकार और अद्वियात के इस्तेमाल के साथ साथ इस इदारे ने मकामी वसाइल से एक मशीन तैयार की है। पिंक बॉल वर्म नामी ये मशीन कपास की चुनाई के बाद गुलाबी सुंडी का शिकार टिंडों को कपास की छड़ियों से अलग कर देती है। बाद में इन टिंडों में मौजूद बच जाने वाली कपास निकाल कर गुलाबी सुंडी को तल्फ कर दिया जाता है। इस अमल से न सिर्फ कपास की पैदावार में इजाफा होता है, बल्कि आइंदा फसल पर गुलाबी सुंडी के हमले का इम्कान 80% तक कम हो जाता है। इस मशीन की खूबी ये है कि हम 3 फुट से लेके 8 फुट की कॉटन, जैसा कि अभी आपने देखा आपके सामने चलाई, ये सब में ये नुमायां कारकर्दगी करती है। कपास के काश्तकारों ने इस मशीन को फसल के मेयार और पैदावार में इजाफे के लिए मुफीद करार दिया है। कॉटन बॉल का हमें ये फायदा हुआ है कि हमें इसके चलाने के बाद तकरीबन जो टिंडे तोड़े हैं इससे 2-3 मन तकरीबन फुट्टी ज्यादा हुई है। गुलाबी सुंडी मुझे उम्मीद है कि अगले साल नहीं होगी, अगर होगी तो बिल्कुल कम होगी। पिंक बॉल वर्म पंजाब के 5 शहरों में तजर्बाती तौर पर इस्तेमाल की जा चुकी है, जिसके नताइज इंतहाई हौसला अफजा हैं। बड़े पैमाने पर इस मशीन के इस्तेमाल से न सिर्फ कपास की फी एकड़ पैदावार में इजाफा होगा, बल्कि काश्तकार की माली हालत में गैर मामूली बेहतरी आएगी। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। FG कॉलेज बराए होम इकनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज F11-1 इस्लामाबाद में अंग्रेजी मुबाहसों, खाने पकाने, फैशन डिजाइनिंग और रिसाइकलिंग समेत मुख्तलिफ मज़ामीन पर मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर इकराम अली मलिक ने मुकाबलों का मुशाहिदा करते हुए तालिबात की निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में दिलचस्पी का इजहार किया। FG कॉलेज बराए होम इकनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज में होने वाले इन मुकाबलों में इस्लामाबाद के 15 FG कॉलेजेस और मॉडल कॉलेजेस की तालिबात ने हिस्सा लिया और तैयार की गई अशिया की नुमाइश की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम शिमाली इलाकों में, बलोचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है।